देश में 2024 चुनावी दंगल के बीच थोड़ी खुशी का माहौल भी बना है, जहां देश में 5 दिग्गज नेता चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को सरकार भारत रत्न से नवाजा है। काफी खुशी की बात है कि उनके कामों को आज इतने सालों बाद सराहा जा रहा है और सबसे सम्मानित पुरस्कार भारत रत्न दिया जा रहा है। किसी ने कृषि क्षेत्र में, तो किसी ने पिछड़े वर्ग के लिए, तो किसी ने देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी कार्य किया। पूरे देश ने, पक्ष विपक्ष सभी ने इसका स्वागत भी किया। लेकिन आडवाणी जी के नाम को लेकर थोड़ा विवाद दिखा। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। खबर में भी आई कि इस पर किए पोस्ट के कारण पुणे से पत्रकार निखिल वागले को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बहरहाल इन 5 लोगों को भारत रत्न मिला, सभी के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद। लेकिन एक छोटा फ्लोर टेस्ट मोदी जी के लिए तो बनता ही है। तो आज इस वीडियो से हम पूरे फैक्ट्स के साथ खंगालेंगे कि क्या अगर भारत रत्न पाने वाले ये 5 शख्स आज मोदी सरकार में एक्टिवली अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे होते, तो क्या हमारे 5 भारत रत्न मोदी जी के काम से खुश होते? क्या मोदी जी के भारत रत्न का पूरे गर्मजोशी से स्वागत करते? चलिए एक एक कर फैक्ट्स के साथ पूरी बात समझाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मेरा नाम है गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सबसे पहले शुरू करते हैं एमएस स्वामीनाथन साहब से। शुरू करते हैं, स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, यानी अनाज की किल्लत को दूर करने में इन्होंने क्रांति लाई और किसानों के कुशल आय और मुश्किलों की समाधान के लिए जो इन्होंने रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसे स्वामीनाथन रिपोर्ट भी कहते हैं। एक और नाम है चौधरी चरण सिंह, देश के 5वें प्रधानमंत्री। किसान नेता के तौर पर जाने गए चौधरी साहब ने पूरे जीवन किसानों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ी। तो 5 में से 2 नाम तो ऐसे हैं जिन्होंने किसान और कृषि क्षेत्र के लिए काम किया। तो चलिए देख लिया जाए कि मोदी सरकार में किसानों का क्या हाल है। अगर आज चौधरी चरण सिंह या स्वामीनाथन साहब होते तो क्या चल रहा होता? किसानों की 2 मुख्य मांगे लंबे समय से चल रही है। एक एमएसपी की गारंटी, दूसरा स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग। पिछले 10 सालों से सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने इसे लागू तो नहीं किया, बल्कि इससे परे किसानों पर 3 कृषि कानून लागू कर दिए, जिसे किसान ने भारी गुस्सा भी आया। उन्होंने तीनों कानून को काला कानून बताते हुए मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि यह कानून बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इससे छोटे बाजार खत्म हो जाएंगे और किसान बड़े पूंजीपतियों की मनमर्जी का शिकार हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने किसानों की एक न सुनी। लाखों की तादाद में किसान लाल किला की तरफ बढ़े, जिन्हें दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर कील और बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। किसान साल भर से ज्यादा वहीं बैठे रहे। आंदोलन में लगभग 700 किसानों की जान भी गई। इन किसानों पर बीजेपी के नेताओं ने किसानों के लिए देशद्रोही, खालिस्तानी जैसे शब्द का भी उपयोग किया। मोदी सरकार की गारंटी थी किसानों की आय दुगनी करने की, लेकिन किसान अभी वापस नोएडा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो किसान अलग अलग रास्तों से 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ऐसी स्थिति में किसान नेता चौधरी चरण सिंह या स्वामीनाथन साहब यकीनन सरकार के सामने किसानों के हक की आवाज उठा रहे होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है दोस्तों नरसिम्हा राव, भारत के 9वें प्रधानमंत्री। नरसिम्हा राव लगातार 8 बार चुनाव जीते और कांग्रेस पार्टी में 50 साल से ज्यादा समय गुजारने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। वे भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। इनके कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया। चलिए अब मोदी जी के कार्यकाल पर भी नजर डाल लें। आर्थिक तौर पर मोदी सरकार ने कितना काम किया? मोदी सरकार ऐसे तो भाषणों में अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन मोदी सरकार ने पूरे कार्यकाल पर जो बड़े आरोप लगते हैं उनमें मुख्य रूप से है महंगाई, बेरोजगारी, रुपए में गिरावट, गरीब अमीर में फासला बढ़ना, यानी गरीब और गरीब हुआ, अमीर और अमीर हुआ। वर्ल्ड बैंक से जितना कर्ज पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, उससे तिगुना पिछले 10 सालों में मोदी राज में हुआ। आसान भाषा में समझाएं तो हर भारतीय के ऊपर आज लगभग 1,40,000 का कर्ज चढ़ा हुआ है। जब ये बात होती है तो एक और नाम याद आता है मनमोहन सिंह का, क्योंकि नरसिम्हा राव सरकार में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ही वित्त मंत्री थे।
इस हिस्से में भी निराशा ही हाथ लगती है। मोदी जी को कैबिनेट में मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री की सख्त जरूरत है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है दोस्तों कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाला नेता माना जाता है। इनकी पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिक के रूप में भी होती है। वह बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जन नायक भी कहा जाता है। अब आते हैं मोदी सरकार पर। कर्पूरी ठाकुर जिस चीज के लिए जाने जाते थे, यानी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सामाजिक न्याय और समान प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, वही अभी जो राजनीतिक हालात हैं उनमें विपक्ष यानी कांग्रेस के नेता पिछले लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, वहीं सत्ताधारी पार्टी इसका विरोध कर रही है। आपको मालूम हो कि पिछले बार जातीय जनगणना 2011 में हुई थी, यानी लगभग 13 साल पहले हुई थी। इस मानक पर भी मोदी सरकार की राजनीति कर्पूरी ठाकुर से मेल खाती हुई तो नहीं दिखती है। 5वां और आखिरी नाम है लालकृष्ण आडवाणी जी, जो 2002 से 2004 तक उप मुख्यमंत्री रहे। वह भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक में से एक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, जो एक दक्षिण पथ हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक है। राम मंदिर के समर्थन में देश भर में किए रथ यात्रा के लिए भी जाना जाता है। हालांकि इस नाम के अनाउंस होते ही कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर निंदा की, पर मैं चाहूंगी इसका सही गलत आप ही तय करें और आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि शुरुआत में जो पत्रकार के अरेस्ट की खबर बताई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आवाज को दबाना किसी भी तरीके से सही नहीं है। मोदी जी को आलोचना के लिए अपनी बाहें थोड़ी और खोल लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्तित्व इसके बगैर बड़ा नहीं हो सकता। आपको एक और छोटी सी बात बताकर समाप्त करूंगी। कई वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरीके की खबरें छाप रही है, जैसे कि नव भारत टाइम्स लिखता है, भारत रत्न की बौछार से बीजेपी में बहार। क्या इस चुनाव में रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है पीएम मोदी? अमर उजाला लिखता है, भारत रत्न पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, स्पष्ट है इसके राजनीतिक संदेश। वहीं बीबीसी न्यूज ने लिखा, भारत रत्न देकर क्या पीएम मोदी चुनावी समीकरण साध रहे हैं? ऐसी तमाम रिपोर्ट्स कई मीडिया में छपी। तो क्या ये समझा जाए कि भारत रत्न उनके महान कार्यों को श्रद्धांजलि नहीं बल्कि मोदी जी के चुनावी एजेंडा का हिस्सा है? क्योंकि मैं नहीं कह रही हूं, तमाम मीडिया रिपोर्टर्स की हेडिंग के साथ रिपोर्ट लिखी है। अब इसका क्या मतलब है, आप मुझे समझाइए। खैर, आपको कैसा लगा ये रिपोर्ट? आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं? इन बातों से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये बस एक आंकलन है। ऐसी ही डिटेल एनालिसिस के लिए देखते रहिए देश नीति, जुड़े रहिए देश नीति के साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।